नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने नृसिंह नवदुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की है और उसके बाद सीएम धामी ने औली मैराथन का शुभारंभ करा दिया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया है और सीएम धामी ने खुद मैराथन में भाग लेकर एथलीटों का हौसला बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने सभी एथलीटों को शुभकामना भी दी है। आपदा भूदसाव प्रभावित जोशीमठ नगर में पर्यटन तीर्थाटन को पटरी पर लाने हेतु औली मैराथन का आयोजन किया गया है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संजय कुमार यहां पर जुड़े हुए हैं। तो संजय, आपसे जानना चाहेंगे, मैराथन का आयोजन किया गया, किस तरह की सांस्कृतिक तस्वीरें यहां पर देखने को मिली? देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने जो यहाँ पे ये औली मैराथन का आगाज किया हुआ, 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय स्तर की औली मैराथन प्रतियोगिता थी और एक सुखद संदेश सीएम धामी के माध्यम से आज देश और विदेश के पर्यटकों और जो चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्री हैं उनके लिए यहाँ से एक मैसेज गया कि औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और समेत अन्य जितने भी तीर्थ स्थान और पर्यटन के यहाँ पे स्थल है चारधाम यात्रा से सभी में ऑल इज वेल और सब कुछ सही चल रहा है। और आपदा जो भूदसाव आपदा यहाँ पे आई उसके बाद जो है यहाँ का पर्यटन व्यवसाय पटरी से उतर गया था, तो उसको दोबारा पटरी पे लाने के लिए खुद जो है सीएम धामी मोर्चा संभाले हुए थे और उन्होंने ये औली मैराथन का आगाज करके एक संदेश, सकारात्मक संदेश जो है यहाँ पे भेजा कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और इसको देखते हुए सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे सीएम धामी को अपना समर्थन देते हुए इस औली मैराथन में भाग लिया और ये अलग अलग वर्ग की ये जो औली मैराथन हो रही है, अभी यहाँ पे कुछ प्रतियोगिताएं आज हो चुकी है और समापन जो है इसका कल होना है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार जोशीमठ को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सक्रिय हैं कि उसको उसी पटरी पर लाया जाए जिस तरह जोशीमठ अपने पर्यटन के लिए जाना जाता था, मैराथन के जरिए कितनी ज्यादा लोगों का समर्थन यहाँ पर देखने को मिला है और लोगों में कितना उत्साह था? लोगों में उत्साह का जायजा इस बात से लगाया जाता है कि अपने तय कार्यक्रम से आधा घंटे विलंब से मुख्यमंत्री जो है जो कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे और करीब दोपहरी में तो तेज धूप के बावजूद जो है सैकड़ों जो प्रतिभागी हैं और गांव के लोग, महिला मंगल दल, तमाम क्षेत्र के जो लोग जो है सीएम धामी के को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे और इस जो ये दो दिवसीय मैराथन है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों में इस तरह का उत्साह था कि 1 से 1.5 घंटे विलंब होने के बावजूद भी कई देर तक जो है लोग जो है धूप में खड़े रहे, लेकिन उत्साह इतना ज्यादा था कि उनको धूप की भी इसमें फिक्र नहीं हुई कि अभी माहौल कितना जो है यहाँ पे बदल चुका है। तो सीएम धामी का यही कहना था कि अब पूरी तरह जोशीमठ जो है आपदा से उभर चुका है और एक सकारात्मक संदेश अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि 22 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। तो एक जोशीमठ का अंतिम छोर का आखिरी नगर है, तो यही से उन्होंने एक आज से आगाज किया है कि चारधाम यात्रा से जो साहसिक पर्यटन और अन्य जो पर्यटन स्थल है उनके लिए जो देशी विदेश पर्यटक है वो बेसंकोच जो है इन क्षेत्रों में भ्रमण के लिए आ सकते। तो इस तरह का एक संदेश देने के लिए भी सीएम धामी अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी जो भाजपा टीम है चमोली जिले की पूरी टीम के साथ, विधायकों के साथ आज यहाँ पे इस जो मैराथन है इसमें प्रतिभाग करने पहुंचे थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पर्याप्त जानकारी देने के लिए संजय।
भारतीय जनता पार्टी संगठन विस्तार आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर निरंतर प्रयासरत है। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद अब मूर्तियों की प्रदेश कार्य समितियां हो रही हैं। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अल्पसंख्यक मोर्चा और ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति संपन्न हो चुकी है। अब 8 और 9 अप्रैल को किसान मोर्चा की कार्य समिति रुड़की में और 9-10 अप्रैल को महिला मोर्चा की कार्य समितियां प्रस्तावित होंगी। अभी 8 और 9 अप्रैल को किसान मोर्चे की कार्य समिति प्रदेश कार्य समिति रुड़की में हो रही है। इसी के साथ में जो महिला मोर्चा है इसके प्रदेश कार्य समिति 9 और 10 अप्रैल को स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में होनी प्रस्तावित है। और ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति हो चुकी है, अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति भी हो चुकी है। तो सभी मोर्चों की प्रदेश कार्य समिति हर चौथे महीने में होती है और उनके जो अपने कार्यक्रम है उनकी समीक्षा और आगे कार्यक्रम की रूपरेखा प्रदेश कार्य समिति में बनती है। पिछले दिनों माता साहिब कौर गुरुद्वारा दिनेशपुर के जत्थेदार बाबा अमरीक सिंह जी का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद आज अमरीक सिंह जी के अंतिम अरदास पर भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से सिख समाज के लोग गुरुद्वारा पहुंचे। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि परिवार में रहकर नाम जपा नहीं जाता है, परंतु अमरीक सिंह जी ने एक ऐसे शख्स थे जो परिवार में रहकर नाम जपते रहे और समाज के प्रति अच्छे काम करते रहे। ये बहुत ही त्याग और समर्पण का दिवस है। बाबा अमरीक सिंह जी बहुत कम शब्दों में बोलते थे और लगातार सेवा में लगे रहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं परिवारों में रह के नाम नहीं जपा जाता है, लेकिन इसके उदाहरण हैं बाबा अमरीक सिंह जी। परिवार में रह के नाम जपते रहे और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करते रहे।
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी श्रद्धांजलि के अवसर पर हिस्सा लिया है। अमरीक जी के तमाम समाज कार्यों को याद किया गया, उनको नमन किया गया है। पूरे देश से सिख समाज के तमाम लोग अंतिम अरदास के लिए पहुंचे हुए थे। पूरे प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग भी लगातार जारी है। ऐसे में एक बार मामला धर्म की राजनीति से जुड़ा हुआ है और राज्य की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री धामी के उस बयान को लेकर जिस पर उन्होंने कहा था कि प्रदेश में अवैध मजारों को ध्वस्त किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार की नीतियों को समाज को बांटने और तुष्टीकरण की राजनीति करार दे दिया है। जाहिर सी बात है 2024 के चुनाव बेहद नजदीक हैं और ऐसे में दोनों दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में पीछे कहां रहने वाले हैं। बाईस सालों से उत्तराखंड को और मिल क्या रहा है? आश्वासन पर आश्वासन। आपने कहा था डबल इंजन की सरकार दो और विकास की पटरी पर हम सरपट उत्तराखंड को दौड़ाएंगे, लेकिन आज उत्तराखंड की चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, पूरी तरह से डामाडोल है। और तो और यहाँ अब चुनाव के मद्देनजर समाज को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, तुष्टीकरण की पूरी कोशिश की जा रही है। और धामी सरकार में ये खासकर हो रहा है, जो डुगडुगी पीटी जा रही है कि हम एक धर्म विशेष के स्थलों को नेस्त नाबूद कर देंगे, उससे ये साफ जग जाहिर हो रहा है। क्योंकि आप बाकी मोर्चों पर असफल हैं, पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं, फेलियर साबित हुए हैं, तो अब आप तुष्टीकरण का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने रानी पोखरी में जय भारत सत्याग्रह चौपाल का आयोजन किया है। कार्यक्रम में परवादून कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल और डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनोज नौटियाल ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज कांग्रेस भले ही संघर्ष के दौर में है, लेकिन देश ही नहीं विश्व की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसने देश को आगे बढ़ाने के साथ ही देश के लिए संघर्ष भी किया है। जगह जगह हम इनका जय भारत सत्याग्रह जो हमारी गोष्ठी हो रही हैं, इनको हमने जगह जगह ऑर्गेनाइज करना है। और जो भाजपा की दमनकारी नीतियां हैं, जो जनविरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हमने मोर्चा खोलना है और हमने जगह जगह जय भारत सत्याग्रह ये गोष्ठियां करनी है। और पहले ये ब्लॉक स्तर पे होनी है, जिला स्तर पे होनी है, तो जगह जगह हम इनका जो है आयोजन कर रहे हैं। इसलिए आज ये रानी पोखरी में यहाँ तारीख को हम लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया था कि कार्यक्रम जो जय भारत सत्याग्रह के हैं, ये पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिसको लेकर परवादून पूरे ज़िले में कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। हमने डोईवाला में एक कार्यक्रम किया था, उसके बाद ऋषिकेश क्षेत्र में कार्यक्रम, नगर और दोनों ब्लॉक में कार्यक्रम हुए। उसके बाद आज डोईवाला जो ब्लॉक का जो बैठक है हमने यहाँ रानी पोखरी में ऑर्गेनाइज। रुड़की में कल भाजपा नेताओं ने नगर पंचायत भगवानपुर के पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुबेद राकेश पर आरोप लगाए थे और आरोपों के जवाब में आज बसपा नेता और पंचायत अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए भाजपा नेताओं पर घोटाले के बड़े आरोप लगाए। बसपा नेता सुबोध राकेश ने बताया है कि भाजपा के ऐसे 4 लोग हैं जो भाजपा का चोला ओढ़कर भगवानपुर की तमाम जमीनों को खुर्द बुर्द करने में लगे हुए। उन्होंने कहा कि इस मामले में इन सभी नेताओं की सरकार को निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए। ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि सुबोध राकेश के खिलाफ बिना साक्ष्य के उन्होंने आरोप लगाए और इस तरह की
बात वो लोग करते हैं जो बहुत घबरा जाते हैं या जिन लोगों का सिस्टम डोल जाता है। ऐसे लोग इस व्यवस्था को करने का काम करते हैं गलत तरीके से, बिना साक्ष्य के किसी पे आरोप लगाना। मैं आज आपके सामने आया, जो भी मैंने आरोप लगाया उसके साक्ष्य हम आपके सामने रख दिए और आपको ऑन रिकॉर्ड आपको हम वो दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों कि ऐसे लोग मात्र अपने भले के लिए किसी स्तर तक भी गिर सकते हैं। मात्र उन्हें चाहिए अपना लाभ, और ये लाभ वो क्या चाहते हैं अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात बीच में रह गई। देवेंद्र अग्रवाल जो है वो अपने लड़के के माध्यम से नगर पंचायत की कुर्सी को कब्जाना चाहता है, और जो बची खुची यहाँ की संपत्ति है नगर पंचायत सरकार की, उसको खुर्द-बुर्द करके बेचकर अपने घर में भरना चाहता है। मात्र ये लक्ष्य इन लोगों का है, ना किसी सरकार से मतलब, ना किसी नेता से मतलब सिर्फ अपने से है कि अपना घर कैसे भरें। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि भ्रष्टाचार में डूबे पूरी तरह लोग हैं और ये साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुबोध राकेश इन चीज़ों से बहुत दूर है। भ्रष्टाचार के आसपास और भ्रष्टाचारियों के आसपास भी नहीं बैठता हूँ। साथ सभी का हल्द्वानी जेल में 44 कैदी HIV से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से एक महिला कैदी भी HIV पॉजिटिव मिली है। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इन सभी कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में अब इलाज चल रहा है। जेल में HIV संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही। चिकित्सकों की माने तो HIV संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट हैं। बहरहाल जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार पांडे ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया है। जेल में एक्चुअल में हमारे ART सेंटर से जो टीम है वो महीने में 2 बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं, जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। वहाँ जो जिस मरीज को भर्ती होने की ज़रूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर हैं वो रेफ़र करते हैं, उनको यहाँ एडमिट किया जाके एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है। जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है हमारे पास ART सेंटर से। सर एक महिला भी बताई रही है, कितने कैदी हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव? जितना वो आया है संज्ञान में कि 44 कैदी पॉजिटिव आए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। तो जेल में 44 कैदी HIV संक्रमित पाए गए हैं। एक महिला कैदी भी थी जो कि HIV संक्रमित पाई गई है, और इसके बाद इन सभी को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि इनमें से अधिकतर ड्रग एडिक्ट भी हैं। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ हमारे साथ मुकेश कुमार हल्द्वानी से यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिला कारागार में जिस तरह से HIV संक्रमित मरीजों की बात सामने आ रही है, इसमें जेल प्रशासन का क्या कुछ कहना है, या जेल प्रशासन ने मौन धारण कर रखा है? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। लालकुआं में स्विफ्ट डिजायर कार से ट्रक टकरा गई है और इसमें लालकुआं क्षेत्र के बिंदुखत्ता निवासी के एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें क्षेत्र में शोक की लहर है। बता दें कि परिवार के सभी लोग अपने गांव गालीपुर देवरिया बिशंबरपुर जा रहे थे। इसी दौरान चालक को झपकी आ गई और कार ट्रक से जाकर टकरा गई और इससे कार में सवार सभी 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।